बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गोइंग अंडरग्राउंड में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट बिलाल हैदर चट्टा। नाज़रीन, आज की हम इश्यूज़ पे डिस्कशन करेंगे। चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब की मुलाकात हुई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से, और इस मुलाकात में मुल्क की सलामती से मुतल्लिक़ अमूर पर बातचीत हुई। दहशत गर्दी से सख्ती से निमटने का फ़ैसला भी किया गया और मुल्क की अमन व अमान की सूरत हाल और फ़ौज की पेशा वराना खिदमात को सराहा गया वज़ीर आज़म की तरफ से। और ये एक अहम मुलाकात थी जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के माबैन मुलाकात हुई। इसके साथ ही आज की एक अहम इशू पर बात करें तो स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ साहब, ज़ाहिर है ये ख़बर काफ़ी दिनों से इसी तरह से गर्दिश कर रही है हर तरफ के। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर कौमी असम्बली ये चाह रहे थे कि उनके इस्तीफ़े मंजूर किए जाएँ। 11 मेंबर्स के इस्तीफ़े मंजूर किए गए और बाकियों के नहीं किए जा रहे, और बाकी मेंबर्स के इस्तीफ़े मंजूर करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ़द मिलना चाह रहा था राजा परवेज़ अशरफ साहब से। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की बरसी थी, वो लाड़काना में थे, ही वॉज़ नॉट अवेलेबल, ये पहले कहा गया राजा साहब की तरफ से। फिर जब अवेलेबल हुए तो आज उनकी मुलाकात हुई PTI के वफ़द से, और उस वफ़द के साथ जो डिस्कशन हुई उसमें ये कहा गया कि मेंबर्स जो हैं वो इस्तीफ़े बारी बारी मेरे पास आएँ और आकर अपने इस्तीफ़े ख़ुद हाथ से लिख कर इस्तीफ़े पेश किए जाएँ। यानी आइन ये कहता है कि अगर किसी मेंबर ने इस्तीफ़ा देना है तो वो मैनुअली यानी अपने हाथ से ख़ुद इस्तीफ़ा लिखेगा और वो इस्तीफ़ा देगा। इसके अलावा ख़ुद से इंडिविजुअली हर शख्स आएगा कि स्पीकर को मिलेगा और फिर इस्तीफ़ा मंजूर किया जाएगा। बज़ाहिर ऐसे लग रहा है जैसे इट इज़ ऑल्सो अ डिलेइंग टैक्टिक। शायद वफाकी हुकूमत और PDM जमातें, इत्तेहादी जमातें जो हैं वो नहीं चाह रही किसी भी तरह से इस्तीफ़े मंजूर किए जाएँ। और जिस तरह से उन्होंने ये कहा, स्पीकर साहब ने, राजा परवेज़ अशरफ साहब ने ये कहा कि मैंने जो 11 इस्तीफ़े मंजूर किए हैं वो पिक एंड चूज़ नहीं थे, मैंने आइन के मुताबिक उन इस्तीफ़ों को मंजूर किया। अब आइन के मुताबिक इस्तीफ़ों को मंजूर किया गया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये जवाब आया कि अगर वो 11 मेंबर्स आपको नहीं मिले और उनसे मिले बगैर आपने उनके 11 इस्तीफ़े मंजूर किए हैं तो बाकी लोगों के इस्तीफ़े क्यों मंजूर नहीं किए जा रहे। ये भी सवाल किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, और काफ़ी सारी बातें की। फिर एक टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट का जो एक इशू है वो इस टाइम पे अब हर तरफ सामने चल रहा है, और कहा यह जा रहा है कि शायद अब हुकूमत ही चाह रही है कि टेक्नोक्रेट सेटअप को लाया जाए, और टेक्नोक्रेट सेटअप ही शायद मुल्क की मईशत को, मुल्क की इकॉनमी को और इन सब चीज़ों को स्टेबल कर सकता है। शायद गवर्नमेंट जो वफाकी हुकूमत है वो शायद अपने आप को इस अहल नहीं समझ रहे, या वो ये समझ रहे हैं कि शायद कोई टेक्नोक्रेट सेटअप आए तो ये सारा मलबा उस पर डाला जाए। इस सब पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में आज मौजूद हैं मोहम्मद शाहनवाज़ राना साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने का। शुक्रिया जी, बहुत राना साहब, ज़ाहिर है आपके पास भी बहुत सी खबरें होंगी, और जो वक्ती अभी सिचुएशन चल रही है मुल्क की इकॉनमी की अगर बात करें तो इमरान खान के जाने के बाद जब से ये गवर्नमेंट आई है तब से मुल्क स्लम्प की तरफ ही जा रहा है। मतलब हम हर चीज़ को देखें, अपनी इकॉनमी को देखें, हर चीज़ की हालत बिगड़ती जा रही है। पेट्रोल प्राइसेस को देखें, डॉलर की कीमत को देखें, इसहाक डार आएगा, मिफ्ता इस्माइल साहब इतने अहल नहीं हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब अपनी कोशिश करते रहे, फिर इसहाक डार साहब को मौका दिया गया। अब इसहाक डार साहब की आज की खबर के मुताबिक उनके जो अकाउंट फ्रीज था 50 करोड़ और कुछ लाख उसके अंदर अमाउंट थी, वो अकाउंट खोलने की बात कर दी गई है। वो समरी मूव हो चुकी है कि उनका अकाउंट खोल दिया जाए। उनकी तमाम प्रॉपर्टीज़ जो कुर्क की गई थी उनको भी वापसी किया गया, और इसहाक डार साहब को वज़ीर ख़जाना बना दिया गया, जबकि इसहाक डार साहब खुद से ही जिला वतन हो गए थे 5 साल कबल, जब इन्हीं की अपनी हुकूमत थी और तशरीफ़ लाए तो वज़ीर ख़जाना ही इस मुल्क में बने, और फिर भी इकॉनमी को संभाल ना सके। तो क्या ये गवर्नमेंट सिर्फ अपने केसेस ख़त्म करने के लिए ही तशरीफ़ लाई थी यहाँ पर, या आवाम के रिलीफ कुछ नज़र आ रहा है राना साहब आपको कि शायद ये कुछ रिलीफ दे सकते हैं आवाम को? देखिए, बात ये बिलाल कि सबसे पहले तो ये कि आपने जो बात की ना आवाम के हवाले से कि क्या आवाम को रिलीफ मिला या नहीं मिला, तो गालिबन आवाम में आप भी शामिल हैं, आप बेहतर समझते हैं इस बात को भी कि हमें कितना रिलीफ जो है वो मिला है। ठीक है ना। दूसरी जो अहम चीज़ है ना वो ये है कि असल में तो जो मौजूदा गवर्नमेंट है ना, ठीक है, उसका जो सबसे अहम जो मसला हल हुआ ना वो ये हुआ कि जो उनके ऊपर मुख्तलिफ हवालों से जो केसेस थे उन्होंने आकर तो ये तमाम केसेस जो हैं उनको जिसको कहना चाहिए कि ख़त्म करवा दिया। मेरे ख्याल में यही उनकी सबसे बड़ी कामयाबी है। बाकी तो अगर हम ओवरऑल देखते हैं मौजूदा गवर्नमेंट की सूरत हाल तो वो तो हमें बिल्कुल नागुफ्ता नज़र आती है। यानी हम ये समझ रहे थे कि शायद
इनके आ जाने से, इमरान के चले जाने से और इन लोगों के आ जाने से शायद कोई पाकिस्तान जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि इन्होंने सिर्फ अपना शौक पूरा किया कि किसी तरह से मेरे नाम के साथ जो है वो शहबाज शरीफ वजीर आजम जो है वो लिख दिया जाए, तो वो तो पूरा हो गया। और दूसरा ये था कि सिर्फ लाहौर की, पंजाब की हुकूमत को चलाने का और वफाक को चलाने में बहुत फर्क होता है, जमीन और आसमान का फर्क होता है। यहाँ अगर आप स्पीड के नाम से मशहूर हुए तो आपने कौन सी स्पीड दिखाई वफाक के अंदर जाकर जब आपको हुकूमत मिली? तो आप देख लें कि अवाम तो दिन ब दिन जो सूरत हाल है वो ये है कि अब हमारे जो रिजर्व हैं वो 6 से भी नीचे आ गए हैं। और सूरत हाल ये है कि अगर फर्ज कर लीजिए कि सऊदी अरब अपने 3 अरब निकलवा लेता है और हम चाइना को जो देने वो भी दे दें, तो हमारे पास रह क्या जाता है? हमारे तो खजाने खाली हैं। और आपको शायद इस बात का इल्म होगा कि अब हमारी जो सनतें हैं वो भी बंद होना शुरू हो गई हैं, हमारी फैक्ट्रीज जो हैं वो भी बंद होना शुरू हो गई हैं। और जब वो बंद होंगी तो मजदूर जो है उसकी रोजी के ऊपर तो यकीनी तौर के ऊपर एक वो लग जाएगा, लॉक लग जाएगा, ताला लग जाएगा, कुफर लग जाएगा। बेरोजगारी इंतहा से ज्यादा बढ़ेगी, और जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो समझ लीजिए कि मुल्क जो है फिर वो कहाँ खड़ा होगा। हम दुआएं तो मांगते हैं कि अल्लाह ना करे कि मुल्क जो है वो डिफॉल्ट होने से बच जाए, लेकिन बात यह कि जो हकाइक हैं, जो जमीनी हकाइक हैं, हम उनको तो नहीं मतलब फरामोश कर सकते, उनसे तो आंखें नहीं अपना जो है वो बंद कर सकते कि सूरत हाल इंतहाई खराबी की तरफ जो है वो जा रही है। और इन्होंने सिर्फ अपना, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि इसमें पीपल्स पार्टी जरदारी साहब को मैं क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने अपनी जो आने वाले दिन हैं जिनमें उनको ये उम्मीद है कि वो शायद इलेक्शन के अंदर जीत कर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हो जाए, उन्होंने बड़े आराम से जो है वो मुस्लिम लीग नून को एक्सपोज किया। उन्होंने वजीर आजम का तौक उनके गले में डाल दिया, उनको बता दिया आप वजीर आजम हैं, अब आप जाने और आपका काम जाने। और इसका नतीजा ये हुआ कि मुस्लिम लीग का ग्राफ जिस तरह से नीचे गिरा है, इसको संभालने में बहुत टाइम जो है उसकी ज़रूरत है। और मुझे तो नहीं लगता कि जिस तरह से ये दिन गुजर रहे हैं और जो सूरत हाल नज़र आ रही है हमें मुल्क की और महंगाई की, और एक तूफ़ान है कि जो हमें नज़र आ रहा है, उसमें ये अपनी साख को बहाल कर सकें और आने वाले इलेक्शन के अंदर ये आवाम के सामने जो है वो एक बेहतर करैक्टर को लेकर जा सकें। ज़ाहिर अगर हम बात करें बल्दियाती इंतखाबात की जो इस्लामाबाद में होने थे 31 दिसंबर को, उनको भी मुलतवी कर दिया गया हुकूमत की तरफ से, कुछ छोटी छोटी बातों के इश्यूज सामने रखकर। हालांकि 27 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन जो है अनाउंस कर चुका था कि 31 दिसंबर को जो है वो बल्दियाती इंतखाबात होंगे इस्लामाबाद में। अब 27 किलोमीटर की हुकूमत वफाक की अपनी है और उस हुकूमत के उस हल्के के अंदर भी बल्दियाती इंतखाबात ना करवाए जा रहे हों, हुकूमत रिलक्टेंट हो उन बाई इलेक्शंस के लिए भी, तो इसलिए मतलब किसी भी समझदार के लिए बात काफ़ी है कि क्या इस टाइम पे हो रहा है। और जो कहा जा रहा है कि इंतखाबात से भागा जा रहा है, तो शायद यही रियलिटी है, क्योंकि इस टाइम पे जो अवाम की हालत है और जो इस टाइम पे पाकिस्तान की मईशत की हालत है, ये बिल्कुल संभलते नज़र नहीं आ रही है। और इसीलिए टेक्नोक्रेट सेटअप की बातें की जा रही हैं और ये कहा जा रहा है कि कोशिश की जा रही है कि 2.5 साल के अरसे के लिए ऐसा कोई टेक्नोक्रेट सेटअप लाया जाए और उनको जो है वो सारा जिम्मेदारी उन पर डाली जाए कि सख्त फैसले वो कर सकें। यानी कि सख्त फ़ैसले जो अब हुकूमत वक्त वफाक इस टाइम पे ख़ुद अपने ऊपर मज़ीद बर्डन बेयर करने की पोजीशन में नहीं है, और वो ये समझ रहे हैं कि अगर हम मज़ीद कुछ ऐसे सख्त फ़ैसले करेंगे तो अवाम का जो है रिएक्शन आएगा, और अवाम की तरफ से जो पहले ही उनका वोट बैंक काफ़ी हद तक डाउन हो गया है, मज़ीद उन्हें सफ़र करना पड़ेगा। इस सिचुएशन से बचने के लिए टेक्नोक्रेट सेटअप की गुफ्तगू हर तरफ की जा रही है, जिस पे वक्त ये भी हुकूमत की तरफ से कोई ऐसा मौक़िफ़ सामने नहीं आया, लेकिन PTI की तरफ से और बाकी जमातों की तरफ से कहा जा रहा है कि टेक्नोक्रेट सेटअप लाने की बातें की जा रही हैं। साक डार साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर बताया कि मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहा और किसी भी तरह से मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। साथ ही उन्होंने जिक्र भी कर दिया, ये बता दिया कि पाकिस्तान में से डॉलर्स बहुत ज़्यादा स्मगल हो रहे हैं और ये सब कुछ किया जा रहा है। राना साहब, वज़ीर ख़जाना खुद हों, जानते हों कि इस मुल्क से डॉलर स्मगल हो रहा है और जो कुछ इस मुल्क में सिचुएशन हो रही है, क्या ये चीज़ें हमारा वज़ीर ख़जाना कंट्रोल नहीं कर सकता, या इतने अहल ही नहीं है वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब जितना उनके बारे में कहा जाता था?
वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही थी मुल्क के हालात के ऊपर और टेक्नोक्रेट सेटअप की बात हो रही थी कि हुकूमत इस वक्त चाह रही है किसी भी तरह टेक्नोक्रेट सेटअप जो है वो आ जाए और तमाम मलबा इस टाइम पाकिस्तान की मईशत का जो बुरे हालात हैं, क्योंकि इसी हुकूमत ने जब से इक़्तिदार संभाला, अगर हम गुज़िश्ता 9 माह की बात करें तो कहा यह गया था, महंगाई मुकाओ मार्च किया गया था और अवाम को हमेशा की तरह एक लॉलीपॉप सियासतदानों की तरफ से दिया गया था। तमाम सियासतदान जो आज वफाक में बैठे हैं ये कहते थे कि इस मुल्क के अंदर कौन है जो 150 रुपये का पेट्रोल अफोर्ड करे। ये कहते थे कि ये महंगाई, ये डॉलर की प्राइसेस जो उस वक्त इमरान खान के दौर में थी, उन्होंने कहा कौन आम आदमी ये कैसे अफोर्ड कर सकते हैं इन सब चीज़ों को। हम आएंगे तो इन सब चीज़ों को इम्प्रूव करेंगे। हमारे पास तजर्बाकार लोग हैं, तजर्बाकार सियासतदान हैं और ऐसे ऐसे हीरे हैं हमारे पास जो आएंगे और आके इस मुल्क की मईशत को एकदम से ठीक कर देंगे। और क्या मईशत ठीक हुई आज हमारे सामने है और मज़ीद मुल्क जो है दिन ब दिन बिगाड़ की तरफ जा रहा है। बार बार बातें डिफ़ॉल्ट की जाती हैं। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब ने आज इस बात की एक बार फिर से तरदीद कर दी और कहा कि डिफ़ॉल्ट हम इंशाअल्लाह नहीं करेंगे, खुदा न ख्वास्ता अल्लाह ना करे कभी हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट करे। लेकिन जो हालात क्रिएट किए गए हैं, जिस तरह से इंडस्ट्री बंद की गई, जिस तरह से हर चीज़ को बंद किया जा रहा है, मुझे समझ ये नहीं आ रही कि हमारी इकॉनमी स्टेबल होगी कैसे जब आप अपनी प्रोडक्शंस बंद करेंगे, अपने मुल्क की एक्सपोर्ट्स को रोकेंगे, मुल्क में आने वाली इंपोर्ट्स को रोकेंगे, हर चीज़ का पहिया जैम करेंगे और मुल्क को बेहतरी की तरफ लेकर नहीं जाएंगे तो हमारे मुल्क की इकॉनमी स्टेबल कैसे होगी? फिर किस तरह से इस मुल्क के अंदर बेहतरी आएगी और आम आदमी, गरीब आदमी के लिए किस तरह से ये चीज़ें बेहतर की जाएंगी? जब यहाँ पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हमारे वज़ीर ख़ारिजा हैं अमेरिका जाते हैं और जाकर कहते हैं कि जी हमारी रशिया के साथ कोई डील नहीं हो रही, और फिर सब बातें सामने आती हैं कि रशिया से हम ऑयल डील कर रहे हैं। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक वहाँ जाते हैं तो जाकर कुछ और बात करते हैं। आज की खबरों के मुताबिक भी यही कहा जा रहा है कि शायद रशिया की तरफ से जो रूसी वज़ीर तवानाई हैं उनकी सरबराही के अंदर एक वफ्द पाकिस्तान आएगा 2 दिन के लिए और दौरा करेगा पाकिस्तान का, और उसके बाद पाकिस्तान के लिए तेल और पेट्रोलियम मसनूआत की जो एक कॉन्ट्रैक्ट है वो किया जाएगा। लेकिन इस कदर हैजाने की कैफियत है कि कुछ समझ नहीं आ रहा कौन हुकूमत किस तरफ बैठेगी और क्या करेगी। राना साहब, आपको क्या लगता है सर, टेक्नोक्रेट सेटअप लाया जाए तो क्या वो इस मुल्क के लिए सोल्यूशन है, इस मुल्क की इकॉनमी को स्टेबल करने के लिए? देखिए, बात ये बिलाल के टेक्नोक्रेट सेटअप जो है वो पहले तो ये कि वो लाया क्यों जाए। ठीक है, जब इन्होंने ये कहा कि जी हम आ जाएंगे और इसहाक़ डार साहब जो हैं वो भी तशरीफ़ ले आएंगे तो फिर डॉलर की तो यहाँ पे बरसात होना शुरू हो जाएगी। ठीक है ना। वो आए, उन्होंने आने के फ़ौरन बाद ही उनके स्टॉक एक्सचेंज के अंदर थोड़ी सी बेहतरी आई और पता चला कि हमारा जो स्टॉक एक्सचेंज है वो बहुत अच्छा हो गया और अब बस चंद दिनों के अंदर इस मुल्क के अंदर डॉलर की जो है वो 200 से नीचे आ जाएगा। जी, 200 से नीचे आ जाएगा। भाई बात यह कि अब इसहाक़ डार साहब ने भी जो है कई मरतबा ये कह दिया कि ये इकॉनमी जो है ना इसको संभालना जो है वो बड़ा मुश्किल काम है, हमें बड़े मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे, हमें बड़ी तको-दो करनी। भाई तो जब मुश्किल फैसले करने थे तो ये जो 14 महीने की जो रह गई थी गवर्नमेंट इमरान खान की उसको कर लेने देते। कम से कम ये मलबा जो आपके ऊपर पड़ा है ये तो आपके ऊपर ना पड़ता। अब जो टेक्नोक्रेट की बात हो रही है तो बात यह कि टेक्नोक्रेट के अंदर क्या हमारे पास ऐसे ज़हीन लोग मौजूद हैं कि जो इस वक्त सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है अपना मईशत की बहाली। ठीक है, कि क्या मईशत की बहाली जो है वो होगी तो ही बात बनेगी। हमारे पास ऐसे लोग हैं। दूसरी बात यह है कि सच्ची बात तो यह है कि ये लोग भी अपनी जान छुड़ाना चाह रहे हैं। उसकी वजह यह है कि अगर अब मुकर्ररा वक्त के ऊपर जो है इलेक्शन होने जाएंगे और इलेक्शन होंगे तो इनके पास क्या है आवाम के सामने जाकर कहने का। इन्होंने कौन सा मतलब जो आसानियों के पहाड़ जो हैं वो आवाम के ऊपर, आवाम के सामने जो है लाकर खड़े कर दिए। इनके पास तो है ही नहीं, वो मुंह लेकर जा ही नहीं सकते ये आवाम के पास कि जिससे उनको वोट जो है वो मिले। ये चाह रहे हैं एक थोड़ा सा टाइम मिले हमें, और टाइम मिलने के बाद ये जितनी भी गंद है जो बला है ये टेक्नोक्रेट्स के ऊपर आ जाए। दूसरी बात ये कि इस टाइम के अंदर हम इमरान खान के खिलाफ मजीद घेरा जो है वो तंग करें, और घेरा तंग करने के बाद इमरान खान को किसी भी मसले के अंदर जो है वो डिस्क्वालीफाई कर दें या उसको हम अपने रास्ते से जो है वो हटा दें, हमें इतना टाइम मिल जाए। ये सारा जो है ना ये एक मुझे जो लगता है वो ये है कि ये जो टेक्नोक्रेट्स की बात हो रही है ना, इस्लामाबाद के अंदर आज बड़ा शोर पड़ता रहा है टेक्नोक्रेट्स का, तो असल में तो मुझे यूं लग रहा है कि शायद ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है ये चाह रही है कि उनको कोई थोड़ा सा ऐसा टाइम मिल जाए जिसमें वो थोड़ा आवाम के सामने जाने के लिए ना अपना मुंह जो है वो धो लें, क्योंकि जितनी कालक इनके मुंह के ऊपर अब मली गई है इस तमाम उसके अंदर, मेरा ख्याल है कि इस मुंह को लेकर तो ये आवाम के सामने जा नहीं सकते और ये जाकर कह नहीं सकते कि हमें वोट दो।
ठीक है ना। तो ये जो टेक्नोक्रेट्स वाला जो मसला है ना, इसके अंदर अगर 2.5 साल की गवर्नमेंट कह रहे हैं, मेरा ख्याल है कि ये तो जो हमारी सियासी कुव्वत है उनको भी हजम नहीं होगा 2.5 साल जो है, ये तो बहुत दूर की बात हो जाएगी। लेकिन ये कि हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो भी ये चाह रहे हो कि कोई टेक्नोक्रेट वाला मसला बीच में आए, थोड़ा सा दरमियान में टाइम मिले हमें सेटल होने का, अपने पाँव पर खड़ा होने का, और जो अब मईशत की बदहाली है उसका सारा मलबा जो है वो जैसे इमरान से हटकर जो है वो मुस्लिम लीग नून पर आया। हालांकि आना तो उन 13 जमातों पर भी चाहिए था, कहना तो पीपल्स पार्टी को भी चाहिए था कि उन्होंने आकर क्या किया है, लेकिन ये कि ये सारा मलबा जो है ये आ गया मुस्लिम लीग नून के ऊपर। अब उनको जान छुड़ाने के लिए जो है वो कुछ ना कुछ रास्ता तो चाहिए। अगर टेक्नोक्रेट आते हैं तो उन्हें जरा थोड़ा सांस लेने का मौका मिल जाएगा कि वो सांस ले लेंगे, और फिर आवाम के सामने जाने के लिए उनके पास कुछ एक्सक्यूजेस भी होंगे कि देखें जी अगर हमसे कुछ नहीं हुआ तो जो आपने टेक्नोक्रेट लाके बिठाए थे, जो बड़े माहिरीन मईशत लाकर बिठाए थे, हुआ तो उनसे भी कुछ नहीं। तो और दूसरा ये है कि इमरान के खिलाफ जो है एक उनको टाइम मिल जाएगा कि उसके केसेस को दोबारा से मतलब खोलें और किसी तरह से भी उसको रास्ते में से हटाने की कोशिश करें। टेक्नोक्रेट्स को लाने का मुझे तो बुनियादी जो वो लग रहा है वो यही लग रहा है कि इसके लिए मुस्लिम लीग को आसानियां पहुंचाने के लिए शायद ये शोशा जो है ये छोड़ा जा रहा है। वैसे जो हालत हमारी हो गई है, जो इस वक्त मईशत की हालत है, वो मेरा ख्याल है कि उसको ठीक करने के लिए 2.5 साल की जरूरत नहीं होगी, ज्यादा टाइम लगेगा। हमें बहुत सारे हम कहते हैं कि जी मुश्किल फैसले, भाई मुश्किल तो हम है ही मुश्किल। वो कभी कहा करते थे कि जी बेटी दाल रोटी खाएगी गुजारा कर लेगी, भाई अब तो दाल रोटी दाल चटनी, हाँ कहते थे चटनी खा के गुजारा कर लेंगे। जहां लाल मिर्च 500 550 रुपए किलो हो, वहां पे आप चटनी का तस्वुर कर सकते हैं? हो ही नहीं सकता। सो ये है कि जिस तरह से इस वक्त हम महंगाई के एक चक्की के अंदर पिस रहे हैं, जो पहाड़ हम पर महंगाई की सूरत के अंदर डाले जा रहे हैं, इनका किसी का मुंह नहीं है कि ये जाकर जो है ये अवाम के सामने ये कह सकेंगे जी हम आए थे तो हमने आपकी बेहतरी के लिए ये सब कुछ कर दिया। ऐसा मुमकिन नजर नहीं आता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है और वो ये कहते हैं कि अगर हम आएंगे, हमारी हुकूमत आएगी तो ही इस मुल्क के अंदर हम इंसाफ के साथ और कोशिश करेंगे कि हम इस मुल्क की इकॉनमी को स्टेबल कर लें। तो राना साहब, आपको क्या लगता है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आएगी वो भी यही सब कुछ करेंगे और इसी तरह से टाइम डिमांड करेंगे जिस तरह से ये आपकी हुकूमत कर रही है? दावे तो वो कर रहे हैं और दावे तो इस आने वाली हुकूमत ने आने से पहले बहुत दावे किए थे। हम सबको हमने महंगाई मुकाओ मार्च देखे और हमने इतना क्रिटिसिज्म देखा उस वक्त की हुकूमत के ऊपर। हालांकि तब के स्टैट्स में और अब के हमारे मुल्क की इकोनॉमी और स्टेबिलिटी के स्टैट्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ चुका है। इन 9 माह के अंदर हर चीज़ जो है वो बदहाली की तरफ गई है। हम तमाम फिगर्स को देखें तो परेशान कुन फिगर है, यानी डिफ़ॉल्ट, खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट के अगर हम बात करें तो उस टाइम पे 5% रिस्क था और अब जो शायद 100% हो चुका है या 90% हो चुका है अराउंड समवेयर, लेकिन इट हैज़ ग्रोन सो मच। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आए, इज़ दैट अ सोल्यूशन टू द इकोनॉमी, या वो आकर भी यही कहेंगे कि हमें अब 5 साल चाहिए हैं इस मुल्क की इकोनॉमी को स्टेबल करने में और वही रिवायती सियासतदानों वाले दावे होंगे? बात पता है क्या है, हम इस पाकिस्तान के ना 73 साल का हिसाब जो थे ना वो 3.25 साल के अंदर लेने के ऊपर तुल गए थे। ठीक है ना। जो कुछ हमने ब्लंडर मारे हैं, जो कुछ हमने जो इन लोगों ने पैसे इकट्ठे किए हैं और पैसे इकट्ठा करके डॉलर्स ले लेकर ये लोग बाहर चले गए हैं, वहां जा जाकर अपने फ्लैट्स खरीद लिए, अपनी जिंदगी को बड़ा पुरतरीन। हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पे करम अलाई बंदियाल साहब। सर बहुत शुक्रिया ऑन करने का। करम अलाई बंदियाल साहब बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने का। जी थैंक यू सर। टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की बात की जा रही है कि टेक्नोक्रेट सेटअप आएगा और मुल्क के लिए कुछ बेहतरी होगी। सर कुछ ऐसी खबरें आपके पास हैं कि हुकूमत कुछ चाह रही है, वफाक कुछ चाह रहा है कि टेक्नोक्रेट सेटअप को लाया जाए, एंड इज दैट द सोल्यूशन टू द इकोनॉमी इन दिस कंट्री? सर देखें, ये मुल्क इतने तजर्बात पहले कर चुका है, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस तरह की सिचुएशन है। अल्हम्दुलिल्लाह सही काम चल रहा है, पाकिस्तान जो है सही डगर पे है। अगर ये मामलात इस तरह हल हो सकते हैं कि सारी जो सियासी मशीनरी है, अगर ये मिल बैठ के पाकिस्तान के मफाद के लिए कोई काम करना चाहें तो मेरा ख्याल है बिस्मिल्लाह करना चाहिए सब पार्टीज को। तो टेक्नोक्रेट्स को पहले हमने आजमाया हुआ है जी, टेक्नोक्रेट्स भी इंसान ही है हमारी तरह। जी
मतलब ज़ाहिरी बात है, ऑब्वियसली यहाँ पर टेक्नोक्रेट से ऐसे कंसीडर किया जा रहा है जिस तरह टेक्नोक्रेट पता नहीं कोई रॉकेट साइंस लेकर आएंगे और मुल्क की इकोनॉमी को ठीक करेंगे। मतलब यही बातें तो इस डार साहब के आने से पहले भी की जाती थी कि डार साहब आएंगे तो आके मुल्क की इकोनॉमी को ऐसे ठीक करेंगे चुटकी बजाकर, और डॉलर को 200 से नीचे लाएंगे और मुल्क के अंदर ऐसी बेहतरियाँ ले आएंगे जो शायद पौने 4 साल की हुकूमत के अंदर ये नाअहल लोग और ना तजर्बाकार लोग नहीं ला सके। तो सर हुआ तो तब भी कुछ नहीं है, और दिन ब दिन हम देख रहे हैं कि मईशत जो है वो बिगड़ती जा रही है, किसी तरफ से कुछ बेहतरी की सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, हर तरफ जो है वो डॉलर की प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, रुपया दिन ब दिन रुपए की कदर जो है वो गिरती जा रही है। किस तरह से स्टेबिलिटी आएगी सर? आप लोगों के पास तो मजीद भी अभी वक्त है आपकी गवर्नमेंट के अंदर, क्या आपको नजर आता है कि कुछ स्टेबिलिटी आप अपने रिमेनिंग टाइम के अंदर लेके आएंगे सर? नहीं, इंशाल्लाह जरूर आएंगे जी। उसकी वजह यह कि जब तक मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कई दफा आपके प्रोग्राम में भी, वैसे ही दोस्तों के साथ मिल बैठ के, कि जब तक आप आपस में मिल बैठ के पाकिस्तान के लिए नहीं सोचेंगे, अब पार्टियों से हट के, अब ये कि डार साहब आए हैं तो कम से कम वो जो डॉलर का है वो स्टेबल तो है ना जी, थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन जो पहले जंप ले रहा था इस तरह की सिचुएशन तो अब नहीं है ना जी सर। लेकिन वो जंप की सिचुएशन भी तो आप ही के मिफ्ता इस्माइल साहब की वजह से आ रही थी ना। कहा जा रहा था कि शायद वो इस काबिल नहीं है कि वो चीज़ों को कंट्रोल कर सकें। तो मकसद ये कि अब जाहिर है अब इसहाक डार साहब आए हैं, उनके अपने असासे तो आज बहाल कर दिए गए हैं, जो पैसे उनके ब्लॉक थे, जो प्रॉपर्टीज़ उनकी मंजूमित कुर्क की गई थी वो सब बहाल हो गई हैं, और सब कुछ बेहतर अच्छा होता जा रहा है नून लीग के लिए और PDM जमातों के लिए सर। लेकिन अवाम के लिए कुछ बेहतरी नज़र नहीं आ रही सर। नहीं, इंशाल्लाह बेहतरी आएगी जी, चूंकि ये जो असासे मुंजमद हुए थे ये भी आपको पता है किस तरह के केसेस बनाए गए जी। कोई केस ना तो कोई साबित हो चुका आज तक। जो भी इमरान साहब ने 4 साल में एक ही राग अपनाया कि जनाब ये चोर हैं, ये चोर हैं, अब कोई ना तो कोई चोरी साबित हुई है, ना कोई रिकवरी हुई है, ना कोई इनके पास कुछ सबूत है, ना ये हुकूमत 4 साल कुछ कर सकी है कि जी ये बताएं कि जी हमने ये वाले मेगा प्रोजेक्ट किए, ये हम पाकिस्तान के लिए ये कुछ हमने किया है। अब ये जो गवर्नमेंट, अब पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कोई किया है ना IMF के साथ जो मुआहदा है, कोई ना तो इमरान ने किया है ना मियां शहबाज शरीफ साहब ने किया है। तो अब ये कि ये तो हुकूमत के मुआहदे हैं, जो मुआहदे वो कर गए थे उसको ये ऑन कर रहे हैं। ठीक है, अब ये कि ये मुश्किलात इंशाल्लाह जल्दी हल हो जाएंगी, लेकिन जब तक स्टेबल नहीं होगी सियासी सूरत हाल और पोजीशन इसी तरीके से रहेगी। हमारी तो दुआ भी है, इल्तिजा भी है सारी पार्टीज को कि आप मिल बैठ के पाकिस्तान का सोचें। बिल्कुल। तो सर ये ज़ाहिर वफाक में 27 किलोमीटर इस्लामाबाद की अगर बात करें आपकी हुकूमत है, और वहाँ पे आप ही की पार्टी अब चाह रही है कि इलेक्शंस बाई इलेक्शंस जो थे वो भी नहीं कराना चाह रहे हैं वो, और उसको डिले किया गया है, जबकि इलेक्शन कमीशन अनाउंस कर चुका था इलेक्शंस की तारीख 31 दिसंबर, उसको भी डिले कर दिया गया। सर तो जो बयानिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि शायद आप लोग इलेक्शन से भाग रहे हैं, वो उस बात की कोई हमें पॉजिटिविटी नज़र नहीं आ रही इस सब सिचुएशन के अंदर सर? नहीं, इलेक्शन से कौन भाग रहा है जी? इलेक्शन से तो ये लोग भाग रहे हैं। अब देखें, आप एक इमरान खान सारी सीटों पे खड़ा हो जाता है, देखें ना ये इकानमी किस तरह बैठी जा रही है। अब मतलब कितने खर्च होते हैं आपको पता है जी, कि जनाब 8 सीटों पे खान साहब खुद खड़े हो गए, अब बल्दियात आया, अब ये सारे पे खुद खड़े होंगे। तो ये है कि जी आप ये खुद नहीं चाहते कि पाकिस्तान स्टेबल हो। अब ये है कि वो खान साहब चाहते हैं कि जी मैं नहीं हूं तो कुछ भी नहीं है, मेरे सिवा कोई ऑप्शन ही नहीं है मुल्क के पास। तो इस तरह की सूरत हाल जब रहेगी तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान आगे चल सकेगा। अब ये सब लोगों ने थोड़े महीने रह गए हैं, खान साहब भी सब्र करें, PTI भी सब्र करे, जनरल इलेक्शन आने को हैं, उसमें आप आजमा लें। अगर पार्टी आपकी जीतती है अल्हम्दुलिल्लाह आप जीत जाएं। बिल्कुल ठीक है, यानी कि आम इंतखाबात की जो बात तमाम पार्टीज करती हैं, आपका भी ख्याल ये है कि आप भी मुत्तफिक हैं इस बात पर कि आम इंतखाबात ही होने चाहिए। बहुत शुक्रिया करम बंदियाल साहब, आप हमारे साथ थे और कुछ व्यूज़ दिए, यही बताया हमें कि ज़ाहिर है आम इंतखाबात होने चाहिए। हल इस मुल्क के अंदर आम इंतखाबात ही हैं कि जल्द अज जल्द आम इंतखाबात किए जाएँ, और जो पार्टी भी जीते, ख्वाह वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, ख्वाह PDM की इत्तेहादी जमातें ही हों, जो भी जीते इस मुल्क के अंदर, उसको इक़्तिदार संभालना चाहिए और उसके पास पूरा प्रॉपर टाइम होना चाहिए, देन उसको टाइम देना चाहिए। क्योंकि अभी जिस तरह से कल बिलावल साहब की स्टेटमेंट थी कि जी पार्लियामेंट अपना वक्त पूरा करने जा रही है 3री दफ़ा लगातार,
राना साहब, आपको क्या लगता है सर, ये पार्लियामेंट अपना वक्त पूरा कर रही है या जो कुछ इस सब के अंदर हुआ है ये पार्लियामेंट का वक्त पूरा होना ही है या किसी शख्स के साथ ज्यादती भी हुई है इस दौरान में? सर बात यह है कि जी पार्लियामेंट तो अपना वक्त पूरा कर लेगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि आवाम अपना वक्त पूरा नहीं करेगी, वो उससे पहले ही मर जाएगी। ये पार्लियामेंट का वक्त जो है उसको तो पूरा करवा लें, लेकिन आवाम के साथ जो कुछ हो रहा है, ये जो दावे करते थे और बड़े शोर मचाते थे कि इमरान साहब ने यूं कर दिया, इमरान ने ऐसे कर दिया, इमरान ने वैसे कर दिया, भाई आपने आकर क्या किया? आपको 8 या 9 महीने हो गए, आपसे तो अभी तक ये समझ में नहीं आ रही। आपने अपने ही 2 वजीर खजाना जो है वो तब्दील कर दिए, और मिफ्ता इस्माइल साहब ने तो जो कुछ इसाक डार साहब के लिए अभी पिछले दिनों कहा वो भी बड़ी सोचने की बात है। तो बात असल में ये है कि ये सब ऐसे ही ढकोसले हैं, ये सब जो हैं 13 के 13 जो हैं वो उन्होंने ये फैसला किया हुआ है कि हमने सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के खिलाफ जो है वो लड़ाई करनी है, अवाम जाए भाड़ में, जो भी कुछ हो रहा है होता रहे, अवाम चाहे ऐसी की तैसी अवाम की फिर जाए, हमारे जो है ना मामला। बात बताए ना कि इनको क्या नुकसान हो रहा है, गवर्नमेंट आए ना आए, जाए ना इमरान आए, या ये अपना इन 13 लोगों की जमात जो अपना जो है पार्टी वो हुकूमत ले, इनको तो कोई नुकसान ही नहीं है। असल तो नुकसान अवाम का है, पिस तो अवाम रहे हैं कि जहां पर आप डॉलर से ज्यादा आपके प्याज का रेट हो, यानी डॉलर कम हो और गंडा जो है वो ज्यादा हो जाए, ठीक है ना, तो वहां पर आप देखें कि क्या होगा। डॉलर से तो बड़ा ताकतवर हमारे प्याज हो गया ना, गंडा हो गया ना, कि जिसके रेट जो है वो उससे ज्यादा है। अब असल में बात जो है ना वो ये है बिलाल कि लड़ाई जो है ना वो इन लोगों की अपनी सीटों की है, ठीक है, अपनी कुर्सी की है सर, पाकिस्तान के अवाम के लिए नहीं है। विफाक में 80 लोगों को मिनिस्टर इस टाइम प्रोफाइल दिया हुआ है, 80 मिनिस्टर्स, इन हालात में जहां पे हमारी इकोनॉमी क्या है और मुल्क के अंदर बुरे हालात हैं, मतलब सैलाब की तबाहकारियां देखें, हर चीज़ को देखें, 80 लोगों को मिनिस्ट्रीज से नवाज दिया गया है और सब लोग इंजॉय कर रहे हैं मिनिस्टर्स प्रोफाइल विफाक के अंदर। क्या इस तरह से इकोनॉमी हमारी ठीक होगी राना साहब? बात ये कि हमें तो कहते हैं कि जी आप जो बिजली है जी उसे भी कम जलाया करें, अपने घर के बल्ब जो हैं वो कम कर दें जी। इनके अपने जो खर्चे हैं क्या वो कम हो रहे हैं? इन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जमीन के ऊपर आ रही है, हम जो तनख्वाहें लेते हैं हम नहीं लेंगे, ठीक है ना। कोई बंदा आप पार्लियामेंट में से ऐसा निकाल के दिखा दे जो आपकी तरह या मेरी तरह गरीब हो, सब के सब जो है उनके फुल असासे हैं, बैरून मुल्क उनकी जायदादें हैं, बैंक अकाउंट उनके इतने बड़े बड़े हैं जिसकी हद कोई नहीं। तो ये कभी सोचते हैं कि हम अब अपना पार्लियामेंट में बैठकर जो है वो तनख्वाह नहीं लेंगे या हम पेट्रोल के पैसे नहीं लेंगे, और कोई इनकी बिजली फ्री, इनका पेट्रोल फ्री, इनका खाना फ्री, इनकी अय्याशियां फ्री, इनकी अकोमोडेशन फ्री, सारा कुछ तो इनका फ्री है, ठीक है। तो वो बोझ जो है वो तो हम पर आ रहा है ना, मुझ पर आ रहा है और आप पर आ रहा है, आवाम के टैक्स के पैसों पर ही सारा कुछ किया जाता है। हो रहा है। जो राजा परवेज अशरफ साहब भी फरमा रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जा रहे हैं, वो जाहिर है हमारे मुल्क में इतनी खुशहाली है कि दौरे तो हर सियासतदान को करने चाहिए और कर भी रहे हैं। सो राजा साहब का ये कहना कि ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर मैं जा रहा हूँ, इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर्स एक एक करके मेरे पास आ सकते हैं तो आ जाए, नहीं आ सकते तो ही विल बी ऑफ फॉर द टूर इन ऑस्ट्रेलिया। 11 बंदों का जो इस्तीफा कबूल किया, क्या वो उनके पास गए थे? नहीं गए थे। उनके पास जाकर उन्होंने कहा था कि जनाब हमने इस्तीफा दे दिया है, आप इसे कबूल कर लें। वही कागज था ना, ये जो कहते हैं जी एक प्रिंट है जो तमाम लोगों ने दिया है, हमें तो हाथ का लिखा हुआ चाहिए इस्तीफा। तो जिन 11 के इन्होंने इस्तीफे कबूल किए, क्या उन्होंने हाथ से लिख के दिए थे? लेकिन वो कहते हैं कि मैंने कोई पिक एंड चूज़ नहीं किया, मतलब ये उनकी स्टेटमेंट है राजा परवेज अशरफ साहब की कि मैंने 11 इस्तीफ़ों की मंजूरी में पिक एंड चूज़ नहीं किया और आइन के मुताबिक वो 11 इस्तीफ़े थे तो मैंने उन्हें मंजूर किया। अब सर ये कौन सा आइन है जिसके मुताबिक वो 11 इस्तीफ़े? आइन ये है ना कि आइन ये कहता है कि जितने भी मतलब जिसने इस्तीफ़ा देना है ना वो अपने हाथ से तहरीर लिखे, ठीक है, उसके ऊपर वजह लिखे, ठीक है, कि किन बुनियाद के ऊपर, किन वजूहात की बुनियाद के ऊपर वो इस्तीफा देना चाह रहा है, वो जाकर अपना स्पीकर को दे और स्पीकर उससे सुनने के बाद उसके ऊपर फैसला करे क्या है उसका जो है ये कबूल किया जाता है या नहीं किया जाता, ठीक है ना। लेकिन इन 11 के जो हुए हैं तो ये तो वही जो इकट्ठे जो गए थे इस्तीफे, उनमें से ही 11 बंदों को उन्होंने अपना उनके इस्तीफे जो है वो कबूल किए ना। तो आइन और वो कहां रह गया? जब उनके कबूल कर लिए तो भाई बाकी लोगों के भी कबूल कर लें। और दूसरी बात ये कि ना वो इसको मतलब वो करना चाहते हैं,
इस्तीफों को कबूल करना चाहते हैं, न जिन्होंने इस्तीफे देना वो चाहते हैं कि हमारे इस्तीफे कबूल हो जाएं। ये सारा सिलसिला जो है ना, ये इसी तरह से जो है वो चलता रहे और फिर उसके बाद इसीलिए शायद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मेंबर्स रिलक्टेंट है थोड़े से, और वो ये कह रहे हैं कि हम इज्तिमाई ही आपके पास आएंगे, एक एक करके नहीं आएंगे, क्योंकि शायद राजा परवेज़ अशरफ साहब ने कहा कि मुझसे को 22 मेंबर्स ने रब्ता भी किया अकेले में और ये कहा कि हम प्रेशर में आकर इस्तीफे दे रहे हैं वरना हम नहीं इस्तीफे देना चाहते। तो शायद ऐसी बात भी अंदर होगी, राना साहब नहीं चाह रहे होंगे मेंबर्स इस्तीफा देना, और राजा परवेज़ अशरफ साहब जिस तरह से कह रहे हैं ये बात भी हकीकत होगी। चलिए जी, हम इसको भी मान लेते हैं कि जी कुछ मेंबर्स होंगे कि जो कह रहे होंगे कि जी हम इस्तीफा नहीं देना चाहते, ठीक है ना, और इन्होंने हमसे जो है लिखवाया है वो हमारी मर्जी के मुताबिक हमसे साइन नहीं करवाए, ठीक है। लेकिन बात तो ये है कि वो उन्होंने अपनी मर्जी से किए या दबाव में किए या कैसे भी किए, ठीक है ना। कागज का टुकड़ा तो वही गया है ना स्पीकर के पास, कोई उन्होंने अलहदा से तो नहीं मतलब इस्तीफे दिए हैं, वही जो बकौल इनके कि सबके इस्तीफों के ऊपर एक ही तरह की जो तहरीर है वो मौजूद है, ठीक है। तो 11 जो आपने जिनके 11 के जो इस्तीफे कबूल कर लिए, तो तहरीर तो वही थी कि जो बाकी लोगों के पास है, तो उनके क्यों किए और इनके क्यों नहीं हो रहे, ये असल सवाल तो ये है ना। और वो अगर कहते हैं कि जी हम इज्तिमाई तौर के ऊपर आपके सामने जाके खड़े हो जाते हैं और कह देते हैं कि जी हमारे इस्तीफा कबूल कर लो, तो जो उनकी हाजिरी है वो तो लग जाती है ना, आपके सामने तो आ गए ना वो, ठीक है। आप किसी एक को भी बुलाकर पूछ लें कि यार ये तुमने, वो लोग के जो आपके कान में आके ये कह रहे हैं कि जी ये हमें दबाव से इस्तीफे जो है वो हमसे लिए गए हैं, वो लोग भी तो उन्हीं में मौजूद होंगे ना। तो स्पीकर साहब कह तो सकते हैं कि ये बंदा जो आपके सामने खड़ा हुआ है इसने तो मुझे कान में आके कहा था कि जी हमसे दबाव के तहत इस्तीफे लिए गए हैं, तो ये तो आपके साथ खड़ा हुआ है, तो वहां दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये सब के सब जो है ये सब मिलकर बेवकूफ बना रहे हैं इस कौम को, पाकिस्तानी लोगों को, आवाम को बेवकूफ, प्राइवेसी को मद्देनजर रखते हुए नाम ना कॉल आउट कर रहे हो, ये भी हो सकता है। बहरहाल इमरान खान साहब की तरफ से एक और स्टेटमेंट दी गई, इलेक्शंस होते नजर नहीं आ रहे, उन्होंने ये कहा कि मुझे इस साल इलेक्शंस होते नजर नहीं आ रहे। इनकी ये स्टेटमेंट क्या, ये जो साल खत्म हो रहा है 2022, राना साहब ये स्टेटमेंट दी कि 2022 में इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे क्योंकि चंद दिन रह गए हैं साल के इख्तिताम में, और 2023 में इलेक्शंस होंगे, क्या ये कहा इमरान खान साहब ने, या ये उन्होंने कहा कि 2023 में भी मुझे इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे? नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने जो कहा ना कि जी आप फौरी, उनका तो मुतालबा ये है कि फौरी इलेक्शन कराओ, जी हम तो फौरी इलेक्शन चाहते हैं जी, वो तो बिफोर टाइम कह रहे हैं इलेक्शन, ठीक है ना। तो अब उन्होंने ये कहा कि मुझे इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि 2023 में भी इलेक्शन नहीं होंगे, ठीक है। उनका मतलब यही है कि जो मौजूदा जो हमारी वो है, हमारा एहतिजाज है, हमारी डिमांड है, वो कबूल नहीं होगी, और इलेक्शन जो है वो वही होंगे जब इनका टेन्योर जो है वो असेंबली का जो है वो पूरा हो जाएगा। इससे मुराद चौधरी परवेज़ इलाही साहब हमेशा रिलक्टेंट रहे हैं कि पंजाब असेंबली तहलील नहीं करनी चाहिए। जाहिर है चीफ मिनिस्टर कोई शख्स भी बना हो तो उसका दिल करेगा जितने घंटे भी मुझे मैक्सिमम टाइम मिल जाए, आई शुड रिमेन द चीफ मिनिस्टर, और किसका दिल करेगा इस कुर्सी से उतरने को। तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब हमेशा से रिलक्टेंट नजर आए और ये कहते रहे कि हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, इट इज़ नॉट द राइट टाइम, मुद्दत पूरी करने दी जाए। और ये भी कहा गया कि शायद बैकडोर राब्ते हैं पाकिस्तान PDM जमातों से और काफ लीग के, और जाहिर है उन्होंने काफ़ी सारे इंकशाफात भी किए कि राब्ते चौधरी मोनस की और चौधरी परवेज़ के थे उनसे। चौधरी शुजात साहब की तरफ से भी काफ़ी कुछ कहा गया कि शायद आपस में एक दूसरे को मनाने की बातें की जा रही हैं। सर, कहा तो यही जा रहा है सियासी तज्जियाकारों की जानिब से कि शायद ये एक ही घर के अंदर अपने मुफादात की गेम खेली जा रही है, बिकॉज हु विल बी द बिगेस्ट विनर इन दिस? पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, सबसे ज़्यादा सीटें उनको मिल जाएंगी बिकॉज दे आर बार्गेनिंग फ्रॉम बोथ साइड्स। वहाँ पे चौधरी शुजात साहब की बात करें तो PDM के साथ बार्गेनिंग चल रही है, और चौधरी परवेज़ इलाही मोनस की बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ सीट एडजस्टमेंट की बातें चल रही हैं। सो ये वो पार्टी है जिसके पास 10 सीटें थी सर, और अब मुझे लगता है कि शायद ये कुछ 40-50 सीटों की गेम में आ जाएंगे। सो सबसे बड़ा फ़ायदा तो इन्हीं का होगा राना साहब, और किसका फ़ायदा होगा? तो खैर एक दीवाने का ख्वाब है कि उनकी 40-50 सीटें हो जाएंगी, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, और जितनी सीटें उनकी हैं ना, शायद उसमें से भी कभी जो है वो आ जाए। वो सब सीटें भी नहीं इमरान खान के नाम पर मिली थी, और अब भी अगर इनकी सेटलमेंट होगी तो जाहिर है इमरान खान के नाम पर ही सीटें मिलेंगी उन्हें, या पाकिस्तान PDM जो इत्तेहादी जमातें हैं अगर उनके साथ उनका इत्तेहाद होगा और उनके नाम पर वो जीतेंगे, अगर जीतेंगे कहीं से किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, तो सर सीटें तो मिल जाएंगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को। नहीं, ऐसा नहीं होगा जो आप सोच रहे हैं, इस तरह नहीं होगा। मुस्लिम लीग काफ को सीटें वही मिलती हैं जो उनकी हमेशा से हैं, जिनके ऊपर उनका जहां स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होगा, जो उनके
मतलब स्ट्रॉन्ग जितने भी हल्के हैं उनके अंदर से ही वो सीटें जो हैं वो हमेशा रहते हैं। और अगर आप देखें तो काफ लीग की जो सीटें हैं वो कभी इससे ज़्यादा जो हैं वो नहीं हुई। दूसरी बात ये कि अगर ये कहा जाए, वो ये दुरुस्त है कि जो बड़े भाई हैं वो किसी और तरफ हैं, छोटे भाई जो हैं वो किसी और तरफ हैं, और बेटा जो है वो किसी और तरफ है। जंग तो असल में इनकी ये है, लेकिन ये कि ये जितना भी इस वक्त काफ लीग के अंदर खलफशार है, उसमें सियासी जो मामलात हैं वो अपनी जगह पर हैं, लेकिन कुछ घरेलू मामलात भी हैं जिनकी वजह से जो है वो नाराज़गियाँ जो हैं वो बढ़ी हुई हैं। और दूसरी बात ये कि अगर ऐसा मतलब इनको नज़र आता है कि हम बहुत ज़्यादा सीटें ले जाएंगे तो फिर कोई छिंज डालने की ज़रूरत ही कोई नहीं है। दूसरा ये कि अगर ये सोचते हैं कि मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर हम शायद ज़्यादा बेहतर अंदाज के अंदर वापस आ सकते हैं सियासत में, तो ये उनकी गुड बुक में कभी भी नहीं रहे। ऐसे ही है मुस्लिम ये तो इतराफ़ खुद परवेज इलाही साहब ने बहुत दफ़ा किया कि हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से कोई किसी किस्म की उम्मीद नहीं है, जो इन्होंने हमारे साथ किया है हम इनको कभी ज्वाइन नहीं करेंगे। और शायद उनके अपने पास भी ये ऑप्शन नहीं रही है अब कि वो इमरान खान का साथ छोड़ें, तो ये उनकी भी मजबूरी है, लेकिन वो उस मजबूरी को मैक्सिमम एंजॉय करना चाह रहे हैं सीएमशिप को पंजाब के अंदर, कि हम इसको जितना टाइम गेन कर सकते हैं उतना टाइम गेन किया जाए। और चूंकि इमरान खान साहब तो जब असेंबलियाँ तहलील करना चाहते थे, परवेज इलाही साहब की अपनी स्टेटमेंट है कि मैंने 12 दिन मांगे और उन्होंने 6 दिन का वक्त दिया। अच्छा, एक और चीज़ भी है बिलाल, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, कि उनकी जो ये ख्वाहिश है ना कि एक थोड़ा सा और आगे की तरफ जाए, क्योंकि इन्होंने अपने तमाम हलकों के अंदर जो काम थे उनके पैसे जो है वो दे दिए हैं अपना मेंबर्स को, ठीक है ना, और जो जितने भी काम है वो सब के सब शुरू हो चुके हैं। तो इनकी ख्वाहिश ये भी होगी कि हमारे ही टेन्योर के अंदर वो तमाम जो मंसूबे हैं वो मुकम्मल हो जाएं। जब वो मुकम्मल हो जाएंगे तो फिर इसका मतलब ये होता है कि वो अपने इलाकों के अंदर बड़े स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर होंगे। वो बताएंगे कि देखिए जी हमने ऐसा किया। और खासकर चौधरी बिरादरान ने तो अपने जो हलके हैं गुजरात से मुल्हकी जितने भी इलाके हैं जहां जहां से उनके असर रसूख हैं या जहां से उनके कैंडिडेट जो हैं वो खड़े होते हैं, वहां उन्होंने बेइंतहा पैसा जो है 500 अरब के करीब शायद कहा जा रहा है कि इतने पैसे ठीक है ना वो वहां लगा दिया है। तो उनकी ख्वाहिश होगी कि थोड़ा सा टाइम मिले ताकि ये मंसूबे जो हैं ये पूरे हो जाएं, और जब हम इलेक्शन के अंदर आए तो हमें कम से कम आवाम के सामने जाके कुछ कहने के लिए मौजूद हो। एक वजह इसकी ये भी है कि वो जो कह रहे हैं ना कि थोड़ा सा इलेक्शन डिले हो जाए और मामला जो है वो आगे हो जाए। और इसी तरह से ये है कि पीटीआई भी कह रही है कि जनाब इलेक्शन फौरन होने चाहिए, लेकिन अंदर खाते ये है कि आप इलेक्शन तो करवा लें, लेकिन आप इलेक्शन में जब जाएंगे तो आप क्या कहेंगे, वहां जाकर आवाम को क्या बताएंगे कि आपने क्या किया। तो जो पीटीआई के अरकान असेंबली हैं पंजाब असेंबली, उन्होंने भी अपने इलाकों के अंदर जो है वो काम जो है मंसूबे जो है वो शुरू कर रखे हैं। और अगर अचानक ये सब कुछ रुक जाता है और असेंबली तहलील हो जाती है या खत्म हो जाती है, वो तमाम मंसूबे जो हैं वो 1 मिनट के अंदर खटाई के अंदर पड़ जाएंगे, रुक जाएंगे। और ये ज्यादा नुकसानदेह होगा बनिस्बत इसके के इलेक्शन जो है वो थोड़ा सा अगर बस असेंबलियां तहलील ना भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर काम चलता हुआ रुक जाएगा तो ये ज्यादा नुकसान में होगा पीटीआई के भी और काफ लीग के भी। सर वी हैव टू वाइंड अप द शो। एक लास्ट सवाल आपसे सर, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कल रात भी उनकी देर गए रात मुलाकात हुई और तमाम धड़े मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के इकट्ठे हो रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 2-3 ख़ास नुमाइंदों की तरफ से ये स्टेटमेंट आई कि हमें कोई एतराज़ नहीं है अगर ये सब धड़े इकट्ठे हो रहे हैं, जिस तरह मुस्तफ़ा कमाल साहब और डॉक्टर साहब भी उनको मिले और उन्होंने वहाँ पर ज्वाइन किया, गवर्नर के साथ मुलाकात हुई कामरान टिसोड़ी साहब के साथ। तो कहा ही जा रहा है कि शायद चेयरमैन MQM अल्ताफ़ हुसैन साहब की वापसी की कोई राह हमवार की जा रही है। सर कुछ ऐसी खबरें हैं कि अल्ताफ़ हुसैन साहब को वापस पाकिस्तान लाया जाने की कोशिश की जा रही है? जनाब ऐसा तो खैर कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आ सकता है तो फिर अल्ताफ़ हुसैन को वापस आने में कौन सा कोई प्रॉब्लम है, ठीक है ना। दोनों ही मतलब कादिर मंदूखेल साहब की मैं अगर आपको स्टेटमेंट बताऊं, नवाज शरीफ आ सकते हैं तो वो भी आ सकते हैं। कादिर मंदूखेल साहब ने कल एक स्टेटमेंट दी, उन्होंने ये कहा कि जो कुछ इमरान खान कह चुका है इस मुल्क के हसास इदारों को, इससे कम ही MQM के लीडर जो अल्ताफ़ हुसैन उन्होंने कहा है। तो अगर इमरान खान इस मुल्क में बैठा है तो अल्ताफ़ हुसैन साहब को भी वापस आ जाना चाहिए। ये कादिर मंदूखेल साहब की स्टेटमेंट है सर। सो आपको लगता है कि इशारतन वो ये कह रहे हैं कि शायद अल्ताफ़ हुसैन साहब की वापसी की कोई राह हमवार करना चाह रहे हैं? देखिए बात ये कि एक MQM में भी 2 धड़े हैं, ठीक है। एक ये चाहता है कि अल्ताफ़ हुसैन ना आए, दूसरा चाहता है कि अल्ताफ़ हुसैन आ जाए।
ठीक है ना। बाकी ये कि ये जो मंदोखेल साहब ने जो बयान दिया है ये उनकी अपनी सोच है, ऐसा नहीं है। अगर हम उसको अल्ताफ हुसैन साहब की वो तकरीर को निकाल के सुनते हैं तो उन्होंने तो मुकम्मल तौर के ऊपर बगावत की है। बहुत शुक्रिया राना साहब। सर टाइम हमारा खत्म हो गया शो का। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, और आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, गेस्ट्स के वक्त का शुक्रिया। नाजरीन आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने का। हम दोबारा हाजिर होंगे एक नई बात के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।